Okay, guys. Hello, everyone. Now we can start this session with a warm welcome to all of you. This session is specially conducted for discussion about full stack web development. So, first of all, I would like to introduce myself as a presenter of this topic. My name is Vikas Singh, and I'm a full stack trainer at Brelica Services. Now, we can see a flow of this session that we can cover multiple topics, and we will clear some doubts and yes, sir. Okay. Sorry. Some doubts about the courses and web designer, web development, and also developer backend and front end doubts. And also we will discuss all the technologies that are used in web development, especially for the full stack web development. So basically हम लोग start कर रहे हैं बिल्कुल basic introduction से that will clear actual requirement of the full stack web development कि हम development कर क्यों रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है वेबसाइट्स बनाने की और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कैसे आया है। एक्चुअली इसमें हम लोग कई सारे ऐसी चीजें कवर करने वाले हैं जो छोटे छोटे डाउट्स, माइनर डाउट्स स्टूडेंट्स के पास होते हैं और उनको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है या वो फिर मिलते नहीं है उन क्वेश्चंस के आंसर्स। तो बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट कहाँ से आई है HTML की या फिर वेब पेजेस की, हम लोग क्यों बनाते हैं इनको। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेट के इन्वेंशन से। 1960 जब इंटरनेट डेवलप किया गया, आपने ये सुना होगा अर्पा एजेंसी ने इसको डेवलप किया था 1960 में, एंड 1983 में इसको फादर ऑफ इंटरनेट बर्थडे ऑफ इंटरनेट मनाया जाता है, बट एक्चुअल में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 1960 में। ये अपने आप में एक नेटवर्क है। तो जब स्टार्टिंग की गई थी नेटवर्क के डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिर्फ दो ही सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी थी। तो जो कंपनी है डरपा, जो अमेरिकन एक कंपनी है, उसने सबसे पहले, उनके एक साइंटिस्ट थे लियोनार्ड लिनरॉग, जिन्होंने दो सिस्टम के बीच में फर्स्ट टाइम नेटवर्क क्रिएट किया था। उस टाइम पे इंटरनेट ऐसा नहीं था जैसा अभी हम लोग देख पा रहे हैं या यूज करते हैं। ये एक सिंपल सा नेटवर्क था, जैसे आप ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं, वैसे ही दो डिवाइसेस के बीच में एक सिंपल सी कनेक्टिविटी थी, वायर्ड कनेक्टिविटी, जिसमें वायर यूज किया गया था और हम एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम से ट्रांसफर कर पा रहे थे या फिर आप क्या है कि शेयर कर पा रहे थे। बेसिकली नेटवर्क का जो पर्पस होता है वो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस ही है, कि हम किसी हार्डवेयर को या मेमोरी को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को या डेटा को, फाइल्स को शेयर कर पाते हैं यूजिंग नेटवर्क। तो नेटवर्क जो है, ये इंटरनेट तो बहुत बाद में बना हुआ है, जैसे कि 1990 के आसपास हम इस नेटवर्क को इंटरनेट कह पाए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली जो हमारे पास नेटवर्क था वो कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस थी, दैट इज स्पेशली फॉर द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एजेंसी ने 2 से 3 सिस्टम उसमें जोड़े, 4 सिस्टम जोड़े, मींस एक एक करके नेटवर्क में सिस्टम को कनेक्ट किया गया। तो इस नेटवर्क में जो नंबर ऑफ सिस्टम्स थे वो बढ़ते गए, जिसका बर्डन बढ़ता गया, तो जो शेयरिंग थी इंफॉर्मेशन की वो थोड़ी डिफिकल्ट होने लगी और कनेक्टिविटी डिफिकल्ट होने लगी। आप इस पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने स्लाइड पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सिस्टम है। होता क्या है कि जब आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी देते हैं किसी सिस्टम की, तो नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ने पे नंबर ऑफ कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, तो नंबर ऑफ वायर्स भी बढ़ते हैं, यानी बंच ऑफ वायर्स कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। इन वायर्स और सिस्टम्स को मैनेज करना मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने 5 सिस्टम कनेक्ट किए हैं, अगर यही सिस्टम की कनेक्टिविटी 100 सिस्टम की हो, 1000 सिस्टम की हो, तब ये कनेक्टिविटी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की, वेब पेजेस की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसे हम लोग क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। डायरेक्ट सिस्टम को कनेक्ट करने से, अगर आप किसी एक नए सिस्टम को इसमें कनेक्ट करेंगे, तो जितने भी सिस्टम इस नेटवर्क में है, अगर आप चाहते हैं कि वो सिस्टम हर एक सिस्टम से नेटवर्क या डेटा को या रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो इस कनेक्टिविटी में जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाए। सारी इंफॉर्मेशन जो अपना डेटा है, हम वो इस सेंट्रलाइज सिस्टम पे रख सकते हैं और बाकी सभी डिवाइसेस को इस सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट कर दें। तो जब कनेक्टिविटी होगी तो सभी सिस्टम एज अ क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं सर्वर पे, और सर्वर एज अ रिस्पॉन्स उनको डेटा प्रोवाइड करेगा, पेजेस के फॉर्मेट में या फिर फाइल्स के फॉर्मेट में। तो यही क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाया, जो आजकल इंटरनेट यूज करता है। और ये बेस्ट था कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें हमारा डेटा सिक्योर होता है क्योंकि अभी हमारा डेटा किसी एक सिस्टम के पास है। बट सिक्योरिटी कैसे आई? अगर आप डेटा को इस सिस्टम के पास रख रहे हैं तो उस डेटा की सिक्योरिटी कैसे हम इंश्योर करेंगे कि अगर ये सिस्टम इस डेटा को एक्सेस कर रहा है सर्वर से तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। हमने एक डेटा दिया, एक फाइल दी, किसी भी यूजर ने उस फाइल को एक्सेस किया और उसमें किसी भी तरह के चेंजेस कर सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल्स शेयर हो बट वो चेंजेस ना कर पाए या फिर डिलीट ना कर पाए, तो हमें एक स्पेशल फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट आई कि हमारी फाइल या डेटा एज अ पेज किसी के भी पास शेयर हो बट उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए या कोई डिलीट ना कर पाए। तो सिक्योरिटी रीजन से हमारे पास वेब पेज बनाने का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि क्यों ना हम डेटा को एक वेब पेज के फॉर्मेट में यूज करें। तो टिम बर्नर्स-ली, आपने शायद नाम सुना हो, WWW के इन्वेंशंस, वो इन्वेंटर हैं वो। उन्होंने ही HTML का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बताया कि आप पेजेस को HTML लैंग्वेज से बनाओ। ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट में पेजेस को एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में रखता है। इसका नाम ही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वैसे टेक्स्ट 3 तरीके के होते हैं टेक्नोलॉजी में। हम लोग, एक प्लेन टेक्स्ट होता है टेक्निकली, ऐसा टेक्स्ट जिसे हम डायरेक्टली कीबोर्ड से इनपुट करते हैं कहीं पे, और उसको हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में लाइक नोटपैड में हम उसे कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। जब कोई फाइल नेटवर्क के थ्रू कहीं दूसरी जगह भेजी जाती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, तो हम अपने डेटा को एक स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि बीच में कोई हैकर उसे हैक करे तो उस एक्चुअल डेटा को रीड ना कर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको स्पेशल फॉर्मेट में बदल देते हैं और यही स्पेशल फॉर्मेट एक्चुअल में सिफर टेक्स्ट कहलाता है। और तीसरी कैटेगरी का टेक्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे HTML के बारे में और हाइपर टेक्स्ट की। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम किसी दूसरी फाइल से लिंक करके टेक्स्ट को बनाते हैं। सभी लोग माइक ऑफ कर दीजिए भाई, नॉइज आ रहा है बहुत सारा। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब एक प्रिंटेबल टेक्स्ट। मार्कअप का मतलब होता है प्रिंट करना। मार्कअप इज लैटिन वर्ड दैट मींस वी आर प्रिंटिंग समथिंग इन अ पेज। तो अब हाइपर टेक्स्ट को प्रिंट करने की लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। HTML टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया और हाइपर टेक्स्ट फाइल्स बनाई। ऐसा टेक्स्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, हम उसे प्रिंट कर रहे हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी उसे प्रिंटेबल बनाया। और अब हम उस सर्वर पे HTML के पेजेस रख रहे थे, उसको कोई भी यूजर एज अ क्लाइंट एक्सेस करता है तो उस पर चेंजेस नहीं कर पाता, उस पर वो डिलीट नहीं कर सकता या फिर एडिट नहीं कर सकता। एज इट इज जैसा टेक्स्ट है उसको वो यूज कर सकता है एज ए इंफॉर्मेशन, देख सकता है फाइल्स को, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। और यही हमारा पर्पस था कि हम सर्वर पे डेटा रखें और यूजर्स को ये परमिशन दें कि उस डेटा को एक्सेस कर पाए। तो ये यूजर्स किसी डेटा को यूज करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी उतनी ज्यादा कम हो जाती है। तो सिक्योरिटी हमें बढ़ानी है, उसके लिए हमें ये वेब पेज का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया। तो यहां से आया वेब पेज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद जैसे जैसे डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, चीजें और एडवांस होती है, मार्केट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो हमें अपने पेजेस को या डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा और एडवांस और इंटरेक्टिव बनाना होता है। यानी कि जो HTML से पेजेस बनते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो उसका लुक और अपीयरेंस बेटर नहीं होता है। तो एक नई टेक्नोलॉजी इसके साथ जोड़ी गई जिसे हम लोग CSS के नाम से जानते हैं। CSS एक्चुअल में, CSS जो HTML के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ब्यूटीफाई करने का काम करता है। एक एक करके टेक्नोलॉजी इस वेब डेवलपमेंट में जुड़ती चली गई। सभी का अपना पर्पस है, इंपॉर्टेंस है, यूज है कि HTML से हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। मेन डॉक्यूमेंट, मेन स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का HTML से ही बनता है। आफ्टर दैट आपको CSS यूज करनी है अपने उस फाइल को, डॉक्यूमेंट को बेटर लुक देने के लिए, बेटर अपीयरेंस देने के लिए। हमारे पास जो वेबसाइट होती हैं वो एक्चुअल में 2 तरीके से होती है। देखिए आपको पता होगा कि वेबसाइट्स, there are 2 types of websites: static websites and dynamic websites. What are the differences between static and dynamic?
स्टैटिक वेबसाइट्स ऑलवेज रिमेन सेम कंटेंट एंड नॉट इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि सर्वर और क्लाइंट, हमने बताया कि हमारा जो इंटरनेट है, नेटवर्किंग है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। तो एक सर्वर है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, और क्लाइंट जिनको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर एज अ रिस्पॉन्स उनको डेटा प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे दो तरीके से काम होता है कि हम जो पेजेस यहाँ से भेज रहे हैं, यानी सर्वर से जो पेजेस क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उसका जो डेटा है ऑलवेज रिमेन सेम, मतलब हर बार उसको रिफ्रेश किया जाए, चेंज किया जाए, कितनी भी बार उस फाइल को एक्सेस किया जाए, उसका कंटेंट सेम रहेगा। जैसे कि विकिपीडिया वेबसाइट यूज करते हैं, एक तरह की स्टैटिक वेबसाइट, उसका कंटेंट कभी चेंज नहीं होता। आप टेक्निकली उसको चेंज किया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आपके रिफ्रेशमेंट या एक्सेसेस उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और इंटरैक्टिव नहीं है वो, मतलब कि बोथ वे डेटा फ्लो नहीं है। इंटरैक्टिव का मतलब होता है जब क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में डेटा का फ्लो हो, तो हम उसको बोलते हैं वेबसाइट इंटरैक्टिव है। जैसे कि सर्वर साइड से डेटा आता है, वेब पेजेस आते हैं, बट अगर क्लाइंट साइड से उस वेबसाइट में हम डेटा नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो नॉन इंटरैक्टिव वेबसाइट कहलाती है। और अगर हम क्लाइंट साइड से भी डेटा भेज पा रहे हैं, सेंड कर पा रहे हैं उस वेबसाइट में, सर्वर में, तो हम उसे फुल्ली इंटरैक्टिव वेबसाइट बोलते हैं। जैसे कि फेसबुक, आप उस पर अपना डेटा और फाइल्स अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, इट मींस वो डेटा जो आपने अपलोड किया है वो सर्वर साइड पे जाता है स्टोर होने के लिए। तो क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा स्टोर होने के लिए जाता है, और सर्वर से क्लाइंट के पास तो आता ही है। तो जब बोथ वे डेटा फ्लो होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो हम उसको इंटरैक्टिव वेबसाइट बोलते हैं। और एक जो डायनामिक वेबसाइट होती है, उसमें हम कंटेंट को डायनामिकली चेंज करते हैं, यानी ऑटोमेटिक वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा वो इंटरैक्टिव होता है। जैसे आप वेबसाइट यूज करते हैं फेसबुक, तो फेसबुक में आपने देखा कि आप जितनी बार रिफ्रेश करते हैं उसका डेटा चेंज होता रहता है। या फिर आप किसी वेबसाइट का फॉर्म देख लीजिए, उसमें आप डेटा फिल करते हैं, तो वो डेटा सर्वर साइट पे जाके स्टोर होता है। आप उस पर क्लिक करते हैं, इसको हम लोग इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं, कि आपके क्लिक पे वो डेटा के फ्रंट एंड से, यानी क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे जाके सेव हो जाता है। और बीच में और कई तरीके के वैलिडेशंस लगते हैं जो हम लोग जावास्क्रिप्ट से लगाते हैं। तो ये बोथ साइड का जो कम्युनिकेशन है सर्वर और क्लाइंट का, जिसमें हम एक इवेंट्स भी जनरेट कर पा रहे हैं और उस इवेंट पे एक एक्शन भी अप्लाई कर पा रहे हैं, यही डायनामिक वेबसाइट की स्पेशलिटी होती है, कि हम डायनामिक वेबसाइट में ऐसा कर पाते हैं। इन वेबसाइट्स का एक फीचर और होता है कि उनका रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि आजकल हम लोग जो वेबसाइट्स यूज करते हैं उसके लिए अलग अलग तरह की डिवाइसेस यूज करते हैं, कोई टैबलेट पे, कोई मोबाइल पे, तो कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। इंटरनेट का जो ज्यादा ट्रैफिक है वो एक्चुअल में मोबाइल से ही आता है, और इसके अलावा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं। तो हमारी वेबसाइट जिस तरीके से किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन होती है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, उसका लेआउट और स्ट्रक्चर, वैसा ही मोबाइल में भी होना चाहिए, मोबाइल के साइज के हिसाब से। क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो छोटी है, लैपटॉप या डेस्कटॉप की बड़ी है, टैबलेट में हम जाते हैं तो वहां पे मीडियम लेवल की साइट है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो किसी भी डिवाइस पे जाए तो डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर ले, सिर्फ लेआउट को ही नहीं, उसके कंटेंट को भी। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो शिवम, आर यू सेइंग समथिंग? तो इस फीचर को हम बोलते हैं वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना, रिस्पॉन्सिवनेस, कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अदर जो डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की, सभी डिवाइसेस पे प्रॉपर रिस्पॉन्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ लेआउट और अपीयरेंस, लुक, साइज ऑफ द कंटेंट, साइज ऑफ द बॉक्सेस। तो ये वेबसाइट के जो फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स ऐड करने के लिए हमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ती हैं। एक ही टेक्नोलॉजी से, एक ही लैंग्वेज से हम सारे फीचर्स इसमें ऐड नहीं कर पाते। स्टैटिक वेबसाइट आप सिंपल HTML और CSS से बना सकते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि आप HTML से अपना डॉक्यूमेंट बनाइए, CSS से उसे ब्यूटीफाई करिए। बट अगर आप डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं और उसमें रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करते हैं, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें मीडिया क्वेरी ऐड करनी है, और वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए हमें किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ते हैं HTML और CSS के बाद। ये थर्ड टेक्नोलॉजी है वेब डेवलपमेंट की। तो जावास्क्रिप्ट से हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट का पर्पस क्या होता है। एक एक चीज साथ में पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं।
टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अबाउट एनी टेक्नोलॉजी, कि हम किसी टेक्नोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं और वो वेब डेवलपमेंट में उसका रोल क्या है, क्या क्यों यूज किया जाता है। सो रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट, तो डायनेमिकली अपडेट करना है किसी कंटेंट को। हमने भी बताया डायनेमिकली का मतलब है रन टाइम पे यूजर उसे चेंज कर पाता है, अपडेट कर पाता है। यूजर को हम ऐसी फैसिलिटी दे पा रहे हैं कि हाँ वो क्लिक करके किसी बटन पे क्लिक करके हमें ऑप्शन दे और जो डेटा वो चाहे वो चेंज कर पाए। तो डायनेमिकली अपडेट करना, डिलीट करना, चेंजेस करना, ये हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही कर पाते हैं। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मैनिपुलेशन है मॉडल का, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर पाते हैं, जिसे डोम मैनिपुलेशन कहते हैं। मतलब कि आप ऑन क्लिक अपने डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, ऑन क्लिक उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा अबाउट डेटा आप पता करना चाहते हैं, क्लासेस क्या है, आईडीज क्या है, आईडी के बेसिस पे। तो इसको हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। जो हमारा इसका वेब पेज होता है, इसका जो डॉक्यूमेंट है, उसकी हर एक चीज, उसमें रखा हुआ डेटा एलिमेंट, वो सब अपने आप में एक ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं और उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसके कलर में, डिजाइन में, साइज में, कंटेंट में। और ये मैनिपुलेशन पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इसके अलावा इवेंट हैंडलिंग, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इवेंट हैंडलिंग मींस आप माउस ओवर क्लिक कर रहे हैं किसी बटन पे, किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे वेब पेज के, तो ऑन क्लिक इवेंट मतलब कि हम क्लिक करें तो कोई एक एक्शन परफॉर्म हो, हम अगर उस पर डबल क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, या फिर किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना माउस होवर कर रहे हैं, उसके ऊपर माउस ले जा रहे हैं, तो एक अलग इवेंट परफॉर्म हो। तो उस इवेंट पे हम कोई एक्शन लगा सकते हैं कि हम क्लिक करें तो एक फंक्शन चल जाए या एक एक्शन परफॉर्म हो जाए। ऐसा हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो कीबोर्ड के एंटर बटन पे सेट कर सकते हैं, कीबोर्ड में भी लेफ्ट और राइट जो बटन होते हैं उन पे सेट कर सकते हैं। हम हर एक बटन पे एक इवेंट लगा सकते हैं, हर एक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट हम चला सकते हैं उसमें। तो ये पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। एंड वैलिडेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन परफॉर्म ओनली द यूज ऑफ द जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड वैलिडेशन मींस, वैलिडेशन एक ऐसा पार्ट है जावास्क्रिप्ट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है। हर एक वेबसाइट में आपको वैलिडेशन करना होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन का मतलब क्या है, जो डेटा आप इनपुट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, जैसे मान लो कि आपने एक फॉर्म बनाया, मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ छोटा सा, इस पे वैलिडेशन आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म बना हुआ है। अभी हम किसी एक फील्ड पे कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली इसको सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने चेक करके बताया, प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी फील्ड आपकी एम्प्टी है। इस तरीके के मैसेजेस आपने देखे होंगे अक्सर ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब पहले क्या होता था कि जैसे यहाँ से फॉर्म को सबमिट किया जाता था, सर्वर साइड पे वो डेटा जाता था, ब्लैंक फील्ड है तो सर्वर ये चीज बताता था कि हाँ भाई इस फील्ड में वैल्यू नहीं है, या फिर है तो उसका साइज नहीं है। जैसे हम लोग पासवर्ड सेट कर देते हैं, पासवर्ड का अपना फॉर्मेट हो सकता है। ईमेल आईडी की फील्ड होती है तो ईमेल आईडी का अपना फॉर्मेट होता है कि उसमें @ होना चाहिए, उसमें .com होना चाहिए, लगा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट है यूजर नेम @ और उसके बाद उस वेबसाइट का नाम, जैसे कि gmail.com। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अब अगर एक फॉर्मेट की आप मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक्स तो कई हो सकती हैं कि आपने फॉर्मेट में गलती कर दी या फिर यूजर नेम ही गलत किया हुआ है। तो अगर आप फॉर्मेट गलत कर रहे हो तो वो ब्राउजर चेक कर लेगा यहीं पे कि आपने ईमेल आईडी का फॉर्मेट ही गलत कर रखा है, या फिर आपने पासवर्ड सेट कर रखा है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अब अगर 8 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड आप दे रहे हो तो ये चीज ब्राउजर ही चेक कर लेता है यहीं पे। इसके लिए डेटा को सर्वर पे भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये काम ब्राउजर से किसकी हेल्प से होता है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। हमारे वेब पेज में जावास्क्रिप्ट ये फीचर ऐड कर रहा है कि विदाउट सर्वर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे वेब पेज में, हमारे फॉर्म में कौन सी फील्ड है, कौन सी नहीं है, या फिर किसका फॉर्मेट सही है, किसका नहीं है। अब जैसे इसको ब्लैंक हम फिल कर रहे हैं, एक को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और एक फील्ड में हम वैल्यू फिल कर रहे हैं, हमने पासवर्ड पे एक वैल्यू फिल कर दी और अगेन इसको सबमिट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसके लिए मैसेज दे रहा है, इसको पता है ब्राउजर को कि ये वाली फील्ड ब्लैंक है, और इस पेज में ये फीचर हम जावास्क्रिप्ट से ऐड कर पाते हैं। और ये क्लाइंट साइड का वैलिडेशन कहलाता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्लाइंट साइड पे ही हम सेट कर रहे हैं।
एक होता है सर्वर साइड का वैलिडेशन भी, जो हम बैकएंड में करते हैं जब बैकएंड की टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मेट सही आता है, पासवर्ड की लेंथ भी सही है और कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ी गई है। इसके बाद भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है यूजर नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर आपने दिया है लेकिन जो यूजर का कॉन्टेक्ट नंबर है उससे मैच नहीं करता हो। तो इस केस में सर्वर ये चीज आपको बताता है, ये मैसेज देता है कि हाँ ये डेटा जो है वो गलत है। तो वो क्लाइंट साइड का वैलिडेशन नहीं है, वो सर्वर साइड का है। क्लाइंट साइड में हम फॉर्मेट चेक कर पाते हैं और सर्वर साइड में हम डेटा चेक करते हैं। तो क्लाइंट साइड में जब वैलिडेशन की बात आती है तो वो जावास्क्रिप्ट करता है। इसके अलावा लॉजिक बिल्डिंग टास्क है जो वेब पेज में करते हैं। लाइक आप अपने वेब पेज में यूनिट कन्वर्टर बनाना चाहते हैं, कोई कंपाइलर या टेक्स्ट एडिटर बनाना चाहते हैं, आप इसके अलावा टेम्परेचर कन्वर्टर ऐड करना चाहते हैं, प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम आप ऐड करना चाहते हैं अपने वेब पेज में। तो इस तरह के जो मैथमेटिकल वर्क है, जो लॉजिकल टास्क है, लॉजिकल बिल्डिंग है आपके वेब पेज में, एपलेट की डिजाइनिंग है, वो हम लोग यहाँ करते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। और सर्वर से ऑपरेशंस करना, सर्वर से इंटरेक्ट होना, सर्वर को डेटा भेजना या सर्वर से डेटा आ रहा है उसको रिसीव करना प्रॉपर तरीके से, ये भी हम जावास्क्रिप्ट से ही करते हैं। एंड प्लगइन्स बिल्डिंग, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम प्लगइन्स भी बनाते हैं। प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल और एडवांस फीचर को वेब पेज में रन कराने का काम करता है। ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर ही एक्चुअल में प्लगइन कहलाता है। आपने देखा होगा पहले वैसे ये एरर भी आती थी इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जब हम लोग कोई वीडियो चलाते थे और उसमें वीडियो चलाने का सॉफ्टवेयर नहीं होता था तो प्लगइन की एरर भी आती थी। प्लगइन क्या है? जैसे आप जानते हैं कि आपको कोई वीडियो चलाना है, कोई मूवी देखनी है, तो उसके लिए आप कोई मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, एमएक्स प्लेयर, वीएलसी, विंडोज मीडिया प्लेयर, कोई ना कोई प्लेयर यूज करते हैं। बट अगर आप यही इमेज या सॉरी यही वीडियो आप किसी वेब पेज पे देखना चाहते हैं तो वहां पे तो कोई मीडिया प्लेयर होता नहीं है। ब्राउजर अपने आप में एक अलग ही सॉफ्टवेयर है, वो मीडिया प्लेयर नहीं है। तो वहां पे वीडियो कैसे चलेगी? तो हम क्या करते हैं, अपने उस वेब पेज में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करते हैं जो कि मीडिया प्लेयर टाइप का होता है। उसकी अपनी हाइट विड्थ सेट करते हैं और उसी को प्लगइन कहते हैं। जो वीडियो चला रहा है वह, या फिर ऑडियो चलाने के लिए, या फिर आप इमेज स्लाइडर चलाने के लिए, आप देखते हैं कि कई सारी इमेजेस है और उस पर एक बटन बना होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो इमेज चेंज होती रहती है। तो वो पूरा एरिया एक प्लगइन कहलाता है जहां पे हमने उसको इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो स्लाइडर हो, या आप स्टॉप वॉच लगाना चाहते हैं। तो जो भी एडवांस या फिर प्रोग्रामिंग लेवल के या फिर एप्लेट लेवल के सॉफ्टवेयर है अपने वेब पेज में इंटीग्रेट करना होता है, तो हमें उसके लिए जावास्क्रिप्ट की हेल्प से प्लगइन बनाने पड़ते हैं। वैसे आज के टाइम में आपको जावास्क्रिप्ट से डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जेक्वेरी, आपने सुना हो। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, एडवांस लाइब्रेरी है, बहुत ही प्लगइन्स बनाने के लिए यूजफुल है। आजकल जितने भी प्लगइन बनते हैं ज्यादातर jQuery से बनाए जाते हैं। पहले हम जावास्क्रिप्ट से ही बनाते थे, बट जावास्क्रिप्ट से बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था, तो इसलिए jQuery की हेल्प से हम बनाते हैं। एंड आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट है, आपको मोस्ट ऑफ दी प्लगइन्स जो है वो फ्री मिल जाते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको डिजाइन करने की भी नीड नहीं। फिर चाहे वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो और फिर चाहे वो jQuery की हेल्प से हो। तो अगर आप स्क्रैच जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे और उसके थ्रू किसी प्लगइन को यूज करना चाहेंगे तो उसके प्लगइन्स आपको कम मिलते हैं ऑनलाइन। आप jQuery से अगर आप बनाना चाहते हैं तो jQuery का यूज करके आप प्लगइन बना सकते हैं और आपको बने बनाए प्लगइन्स भी मिल जाते हैं। तो आजकल ज्यादातर वेबसाइट्स में जो प्लगइन यूज होते हैं वो एक्चुअल में jQuery के होते हैं। jQuery स्पेशलाइज्ड है प्लगइन्स के लिए। तो सभी प्लगइन हम लोग jQuery से डिजाइन कर सकते हैं, फिर चाहे वो वीडियो चलाने का हो या ऑडियो का हो या फिर अलग अलग तरह के स्लाइडर्स आपने देखे होंगे वेबसाइट्स में, तो उनको भी हम डिजाइन कर पाते हैं jQuery से। आपने बूटस्ट्रैप का नाम सुना होगा। बूटस्ट्रैप भी एक फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है। इसमें हमें रेडीमेड टाइप के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो ये भी हमें एक प्लगइन देता है स्लाइडर का, यानी कि एज अ कंपोनेंट आपको प्लगइन मिल जाते हैं बूटस्ट्रैप में भी, बट वो डिजाइन किए जाते हैं jQuery से ही। तो इसलिए बूटस्ट्रैप अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। फ्रेमवर्क मतलब एक फुल फ्लेश टेक्नोलॉजी है, सब कुछ उसमें इंटीग्रेट रहता है, रेडीमेड आपके कंपोनेंट्स हैं और सर्वर, इसके अलावा वो सारे टूल्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी एक वेबसाइट को बनाने में। तो अगर आप बूटस्ट्रैप से बनाते हैं तो
कौन सी पीपीटी चाहिए आपको, ये जावास्क्रिप्ट की या फिर वेब डेवलपमेंट वाले? ओके ओके, कंप्लीट नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है, बट मैं शेयर कर दूंगा। कुछ जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया गया है यहाँ पे, पॉपुलर फीचर्स जो हैं ES6 और 7 वर्जन में जो आए हुए हैं। एंड एक मिनट रुकना। हाँ हेलो। तो ES6 और 7 जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, वैसे लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यही वर्जन है, और अभी तक जावास्क्रिप्ट में इसी के फीचर यूज हो रहे हैं। जो नए फीचर्स आए थे, अभी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उसके फीचर्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। और इसके अलावा रोल क्या है वो हमने यहाँ पे समझा। तो जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास jQuery एंड बूटस्ट्रैप है। मैंने आपको बूटस्ट्रैप भी डिस्कस कर दिया कि बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है, आप उसे कह सकते हैं, बट कंप्लीट है। उसमें jQuery का यूज करके प्लगइन्स और कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, मिलेंगे आपको। बूटस्ट्रैप का यूज करके आप कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें बटन्स, प्लगइन्स, स्लाइडर सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, रेडीमेड स्टाइल में कंपोनेंट है, आपको कोड वहां से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। बूटस्ट्रैप का एक ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर भी आता है, अभी खैर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेबसाइट हम लोग डिजाइन करते हैं, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं धीरे से बैकएंड की टेक्नोलॉजी पे, तो समझते हैं कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वेबसाइट का या वर्किंग है, उसको हम लोग दो पार्ट में समझते हैं। वेब डेवलपमेंट, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। इस पूरे प्रोसीजर को ही हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें हम वेबसाइट का फ्रंट एंड भी डिजाइन करते हैं, इसके अलावा बैक एंड की प्रोग्रामिंग और साथ में उसका डेटाबेस भी मैनेज करते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब एक वो डिवाइस जो सर्वर से किसी तरह के रिक्वेस्ट भेजती है, उसे कुछ एक रिस्पॉन्स चाहिए किसी भी तरह का, वो एक डेटा हो सकता है या वेब पेज हो सकता है, वेब पेज के फॉर्मेट में। तो जब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, यहाँ से सेंड किया जाता है, तो सर्वर साइड पे हम अपनी वेबसाइट को एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, स्पेस जिसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं, स्पेस लेना। यहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टोर होती है, और यहीं पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी हम बना करके रखते हैं। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट आती है एक्चुअल में, वो रिक्वेस्ट ये सॉफ्टवेयर हैंडल करता है कि क्लाइंट को या यूजर को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। और अगर यूजर ने डेटा भेजा हुआ है तो उस डेटा को ये बैकएंड में ही एक स्पेशल एरिया होता है जिसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं, इस डेटाबेस में स्टोर करता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो वेबसाइट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये 3 लेयर में। पहला क्लाइंट है, क्लाइंट साइड है, और दूसरा जो बैकएंड है, बैकएंड में भी 2 लेयर है। एक लेयर जहां पे हमारी वेबसाइट रखी है और साथ में एक सॉफ्टवेयर भी है जो यूजर के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करता है। और तीसरा लेयर है डेटाबेस का, जहां पे हम डेटा स्टोर कराते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ही एक्चुअल में आपकी रिक्वेस्ट को समझता है, क्वेरी को समझता है, एक्सप्लोर करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेरी ये जनरेट करता है रिस्पॉन्स यहाँ से कि आपको क्या डेटा चाहिए और कितना चाहिए, और फिर इसे वापस रिस्पॉन्स के तौर पे भेज देता है क्लाइंट साइड पे। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। है तो ये 3 लेयर आर्किटेक्चर, बट इसको कोर्स वाइज हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो क्लाइंट साइड पे जो वेबसाइट है उसका रिस्पॉन्सिव होना, उसका डिजाइन एंड लेआउट, क्लाइंट साइड पे जो जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा था वो सारा कुछ फ्रंट एंड कहलाता है। इसका मतलब फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड, क्लाइंट जितनी चीजें देख पा रहा है अपनी स्क्रीन पे वो फ्रंट एंड कहलाता है। और जो चीजें उसके सामने नहीं है बट उसके रिस्पॉन्स के तौर पे मिल रही हैं तो वो बैकएंड से आती हैं, सर्वर साइड जिसे कहते हैं। और ये दोनों साइड की टेक्नोलॉजी या फिर 3 लेयर आर्किटेक्चर जो है, इस पे काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है। आप अपना फ्रंट एंड बैक एंड बनाते हैं, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें और होती है। आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखते हैं, जिसे डोमेन कहा जाता है, और उसके बाद सर्वर पे एक स्पेस भी आपको परचेज करना होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को प्लेस करते हैं, तो इसको हम लोग होस्टिंग बोलते हैं, एंड डोमेन एंड होस्टिंग। तब जाके आपका कंप्लीट वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट तक कंप्लीट हो पाता है। यानी फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट में ये दो चीजें आती हैं, उसको डोमेन परचेज करिए एंड स्पेस परचेज करिए। अभी हम लोग चलते हैं कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए टेक्नोलॉजीज कौन सी पढ़नी होती हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मैंने मेंशन की हुई है। तो आपकी बेस टेक्नोलॉजी है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हमने समझा अभी
कि HTML को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, आपका मेन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इसी से बनता है। CSS आपके डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करता है। जावास्क्रिप्ट हमने इसका रोल समझा, वैलिडेशन के लिए है, सर्वर से इंटरैक्ट होने के लिए है, और जो भी इवेंट हैंडलिंग है या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मैनिपुलेशन है, डायनामिक मैनिपुलेशन है, तो जितनी भी डायनामिक वेबसाइट है उसमें जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे यूज होती है सबसे ज्यादा। एक लॉजिकल लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग सारे लॉजिकल टास्क करते हैं। तो बेस टेक्नोलॉजी तो यही है, बट इन तीन का यूज करके अगर आप कोई वेबसाइट बनाने पे आओगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्क्रैच से बनाती है चीजों को, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी होती है इसके लिए। तो इसलिए कंपनीज ने क्या किया हुआ है कि हमें कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क दिए हुए हैं जिनका यूज करके अपनी वेबसाइट को जल्दी बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वेबसाइट आपकी ज्यादा इंटरेक्टिव होंगी और फास्ट भी होंगी। जैसे कि बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, जो नैव बार या जो प्लगइन या जो कंपोनेंट बटन आप यहाँ CSS जावास्क्रिप्ट और HTML की हेल्प से बनाएंगे, वो बूटस्ट्रैप में आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो जब रेडीमेड कंपोनेंट मिलेंगे तो आपको बस कॉपी करके पेस्ट करना होगा कोड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ये कोड करना नहीं सीखेंगे। एक मिनट, SQL की क्लास बेटा यही आप, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, 5:30 पे स्टार्ट होगा। एंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बाद बूटस्ट्रैप हमने बताया, तो इसमें आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं बने बनाए, जैसे कि फुटर एरिया आपको चाहिए, जैसे कि स्लाइडर आपको चाहिए, जैसे कि बटन चाहिए, डिफ चाहिए, इमेजेस लगाने के लिए, तो आपको मिलेंगे। jQuery मैंने आपको बताया प्लगइन्स के लिए स्पेशलाइज्ड है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये। इन सभी में देखो यूज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही हो रही है, फिर चाहे वो बूटस्ट्रैप हो, चाहे वो jQuery हो, चाहे वो रिएक्ट हो। इसमें जो चीजें आपको एडवांस मिल रही हैं वो इन्हीं तीन टेक्नोलॉजी का यूज करके ही बनाई गई है, बट हमें नहीं बनाना पड़ रहा है, हमें रेडीमेड स्टाइल में मिल रहा है या फिर बेटर मिल रहा है। शिवम, इसके लिए आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं SQL की क्लास के लिए। SQL की ये प्रॉपर क्लास है डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो ये इंट्रोडक्शन बेस पे या वैसी क्लास नहीं है ना, प्रॉपर रेगुलर क्लासेस है ये। रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट जो है वो वेबसाइट्स को ज्यादा फास्ट और इंटरेक्टिव बनाता है। देखिए रिएक्ट टेक्नोलॉजी है एक बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था कि हम लोग जो वेबसाइट बनाते थे वो कलेक्शन ऑफ पेजेस होती थी, तो जब एक पेज से हम डेटा चेंज करते हैं तो दूसरा नया पेज, कंप्लीट पेज रीरेंडर होता था, रिडायरेक्ट होते थे हम उसको, तो वो काफी टाइम टेकिंग होता था, और अगर आपका डेटा या वेबसाइट बहुत बड़ी है तो ये स्पीड को स्लो कर देता था। रिएक्ट ने क्या किया हुआ है, रिएक्ट ने पूरी वेबसाइट को कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है। तो अब जब आप रिफ्रेश करते हैं, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, तो पूरा का पूरा पेज चेंज ना हो करके एक स्पेशल कंपोनेंट ही चेंज होता है, एक पार्ट चेंज होता है, क्योंकि आपकी पूरी वेबसाइट कंपोनेंट में ब्रेक कर दी जाती है। एक सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसे हम बोलते हैं कि हमारी जो रिएक्ट है वो वेबसाइट को एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करता है, कि आप जितने पार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, जितना डेटा चेंज होना है बस उतना ही होगा, बाकी पेज चेंज नहीं होगा। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पूरा पेज रीरेंडर होता था, तो वो टाइम टेकिंग था। तो रिएक्ट ने वेबसाइट्स को फास्ट बना दिया। और जो रिएक्ट का ही कॉम्पिटिटर है एंगुलर जेएस या व्यू जेएस, ये तीनों सिमिलर टाइप की टेक्नोलॉजी है, बट रिएक्ट ज्यादा पॉपुलर है, तो लोग कोर्स में रिएक्ट पढ़ते हैं, और कुछ लोग एंगुलर जेएस पढ़ते हैं, तो कुछ लोग व्यू जेएस पढ़ते हैं। रिडक्स भी एक टेक्नोलॉजी है, रिडक्स जेएस, रिएक्ट के साथ मिलके हम इसको पढ़ते हैं। फ्रंट एंड पे स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स यूज करते हैं। होता क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए कोई ई कॉमर्स साइट है, वहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो आप टिक करते हैं, 2-4 प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि नहीं करना है तो आप वो टिक हटा देते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है और आपने क्या क्या एड्रेसेस भेजे हुए हैं, वो सारा बैकएंड में जाता था सर्वर पे, और फिर आपने तुरंत उसको टिक हटा दिया, तो आपकी चॉइस है, आपने सिलेक्शन हटा दिया, तो वो फिर से सर्वर साइड पे जाता था और वहां से सिलेक्शन हटाता था। तो सर्वर से इंटरेक्शन ज्यादा होता था कि आपने क्या सेलेक्ट किया है और क्या डिसेलेक्ट किया है। तो सर्वर से इंटरेक्शन होगा तो वेबसाइट भी स्लो होगी, सर्वर भी स्लो होगी। तो रेडक्स टेक्नोलॉजी ने क्या किया हुआ है कि इस स्टेट मैनेजमेंट को, कि आपने क्या सेलेक्ट किया और क्या नहीं किया है, ये फ्रंट एंड पे ही हैंडल करता है। जैसे मैंने बताया ना कि वैलिडेशन पहले सर्वर साइड पे होता था, जावास्क्रिप्ट ने उसको आसान किया, क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन कराया,
अब वही स्टेट मैनेजमेंट जहां पे बैकएंड की जरूरत पड़ रही है, वो काम रिडक्स कर रहा है यहाँ पे। तो आपका जो सर्वर साइड का लोड था, वो बर्डन होगा, वो कम हो गया, तो आपकी वेबसाइट इसकी वजह से थोड़ा फास्ट हो जाती है। तो सर्वर की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें फाइनलाइज करना है, फाइनल डेटा अपडेट करना है कि हमने ये डेटा बुक किया हुआ है, ये प्रोडक्ट बुक किए, अब हमें ये परचेज करना है। तो हम जब फाइनल सबमिट करते हैं तब वो सर्वर के पास जाता है, अदरवाइज फ्रंट एंड पे उसको पहले रिडक्स हैंडल करता है। तो ये टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज करके हम अपना पूरा फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं। फ्रंट एंड बनने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो बैकएंड का होता है। तो बैकएंड में हमने भी समझा था कि बैकएंड में हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। वेबसाइट तो हमने बना ली अपनी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, इन सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमने अपना फ्रंट एंड तो बना लिया। बट अब बैकएंड में हमें रिक्वायरमेंट है एक सॉफ्टवेयर की, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करेगा, डेटा को फिल्टर करेगा, रिक्वेस्ट को फिल्टर करेगा। तो अगर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बात आती है तो किसी सॉफ्टवेयर को हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बना सकते हैं। इस वजह से बैकएंड में पाइथन या फिर जावा या फिर PHP जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं बैकएंड का वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। हर एक वेबसाइट में, जो डायनामिक वेबसाइट होती है, उसमें बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से एक्चुअल में हम इसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। पहले जो वेबसाइट थी वो नॉर्मल वेबसाइट होती थी, स्टैटिक होती थी। आजकल की वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, वो एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब एप्लीकेशन है जो रखा हुआ है सर्वर पे, लेकिन उसके पेजेस यहाँ फ्रंट एंड पे खुलते हैं क्लाइंट साइड पे, और हम यहाँ से कमांड पास कर रहे हैं और आपका वो सॉफ्टवेयर जो बैकएंड में रखा है वहां से एग्जीक्यूट करके आपको रिस्पॉन्सेज दे रहा है। तो बैकएंड का ये जो सॉफ्टवेयर है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करने के लिए, इसे हम या तो पाइथन से बनाएंगे या जावा से या फिर PHP से। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जेंगो, PHP का है लैरावेल, या फिर जावा का आप देखें तो स्प्रिंग। कुछ लोग जावास्क्रिप्ट से भी बैकएंड बनाते हैं। तो पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड में हुआ करती थी, अभी जावास्क्रिप्ट जो है वो बैकएंड में भी है। तो बैकएंड में एक नोड.js नाम का इन्वायरमेंट बनाया गया है, रन टाइम इन्वायरमेंट, ये नई टेक्नोलॉजी है। और एक्सप्रेस.js नाम की एक लाइब्रेरी है। इन दोनों की हेल्प से हम बैकएंड अपना डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में पढ़ते हैं, वैसे बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट से काम कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या मांग रहे हैं। कुछ लोग पाइथन पे काम कर रहे हैं तो पाइथन की डिमांड होती है, कुछ PHP पे काम कर रहे हैं, कुछ नोड.js पे। ज्यादा जो इस समय कंपटीशन है वो नोड.js, एक्सप्रेस.js का, यानी जावास्क्रिप्ट का और पाइथन का है बैकएंड के लिए। पाइथन इसलिए क्योंकि ये AI पे बेस्ड लैंग्वेज है, AI पे स्पेशलिस्ट है पाइथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अपनी वेबसाइट में आपको अगर AI इंप्लीमेंट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए पाइथन बेस्ट है। एंड अगर आप सिंप्लिसिटी देखें तो फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बैक एंड में भी नोड.js एंड एक्सप्रेस.js आपको मिलता है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। वैसे आप इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं बैक एंड के लिए। इसके बाद जो थर्ड लेयर थी, जहां पे हम डेटाबेस की बात कर रहे थे, हमें जो फ्रंट एंड से डेटा जा रहा है, यूजर्स की डिटेल जा रही है, ईमेल आईडी पासवर्ड आप भेज रहे हैं, या आप फेसबुक में देखते इतना डेटा आप अपडेट करते, तो वो जाता कहाँ है स्टोर होने के लिए सर्वर पे। सर्वर पे एक स्पेशल एरिया होता है डेटाबेस का, जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो उसके लिए MySQL या फिर SQL सर्वर या फिर MongoDB या फिर Oracle, इस तरीके के सर्वर होते हैं, सॉरी डेटाबेसेस होते हैं, जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो जब आप ये सारी टेक्नोलॉजीज मिला लेते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड की, तब आपका कंप्लीट वेब डेवलपमेंट जो है फुल स्टैक कहलाता है। अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ा, सिर्फ फ्रंट एंड, तो ये कहलाता है वेब डिजाइनिंग, तो आप वेब डिजाइनर कहलाते हैं। जब आप बैक एंड करते हैं तो आप वेब डेवलपर कहलाते हैं। और जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कंप्लीट करते हैं, 3 लेयर आर्किटेक्चर कंप्लीट करते हैं वेबसाइट का, तब आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं। तो फुल स्टैक का मतलब है कि फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो बेसिकली अगर हम बैक एंड को, ये सॉफ्टवेयर और डेटाबेस को मिला के बैक एंड कहें, तो आपको दोनों पार्ट डिजाइन करने हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, तभी आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं। इन टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन को स्टैक बना के कई बार हम लोग यूज करते हैं अलग अलग, जैसे मीन स्टैक और मन स्टैक। ये कुछ नहीं है, बस ये टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन है कि हम एक्चुअल में बैकएंड में क्या यूज कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड तो हमें पता है कि फ्रंट एंड में वही टेक्नोलॉजी यूज होंगी सभी जगह, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, रिएक्ट एंड रिडक्स। फ्रंट एंड में तो यही है। बट अब यहाँ पे देखो, रिएक्ट और एंगुलर JS पे ऑप्शन होता है। मैंने बताया था अभी आपको, ये एक कॉम्पिटिटर है, कुछ कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, कुछ इस पे काम कर रही हैं।
तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे देखिए स्टैक बने हुए हैं, मीन स्टैक या मर्न स्टैक। तो मीन स्टैक में क्या है कि आप डेटाबेस में मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस जेएस और एंगुलर जेएस यूज कर रहे हैं नोड जेएस के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो रिएक्ट आता है, क्योंकि मैंने बताया दोनों कॉम्पिटिटर है, जो काम इससे हो रहा है वही इससे भी हो रहा है, बट डिपेंड करता है, कुछ कंपनी रिएक्ट पे काम करती है और कुछ एंगुलर पे। रिएक्ट की मार्केट ज्यादा है मर्न स्टैक की, और मीन स्टैक की कम। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कुछ हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जिनका यूज करके हम डायरेक्टली अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के, या फिर कहें कि मिनिमम कोडिंग करके भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर में हमारे पास बूटस्ट्रैप स्टूडियो है। ये एक सॉफ्टवेयर है, प्योर सॉफ्टवेयर है, जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज करता है, और इसकी हेल्प से आप ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर मदद से आप बना सकते हैं। मतलब बूटस्ट्रैप स्टूडियो में आपको क्या है कि सारी चीजें बटन के फॉर्मेट में मिलती है, ऑप्शंस के फॉर्मेट में मिल जाती है। तो आपको वेबसाइट बनानी नहीं है, डिजाइन नहीं करनी है, कोडिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है। आपको जो कंपोनेंट चाहिए आपने उसको माउस से क्लिक किया, ड्रैग किया, वेबसाइट पे प्लेस कर दिया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस भी वेबसाइट बनाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है, एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है वर्डप्रेस। बट कोडिंग पार्ट आपको पहले करना ही पड़ता है, उसके बाद ये चीजें ज्यादा बेटर होती है। विक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, तो हम विक्स का यूज करके भी वेबसाइट बना सकते हैं, बट ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ना कि सॉफ्टवेयर। तो ये हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक ऑल टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फुल स्टैक। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू कैन डिस्कस विद मी।